कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, वो लोग आज बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं। संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का। खेल खेलने का हथियार बना दिया। मुद्दों से मुद्दे टकराए, विचारों से विचार, जुबान की तरकश से शब्दों के तीर चले तो वर्तमान ने अतीत के आईने में झांककर भविष्य की राह पकड़ी। यहां तक तो ठीक था, फिर हालात बदल गए, जुबान बदल गई, नीति पीछे छूट गई, नीयत कटघरे में खड़ी नजर आई। देश ने अपने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कई टकराव देखे हैं। संसद में साधुओं का संग्राम देखा, लहराते नोट देखे, मिर्ची स्प्रे देखा, बिल के लिए छीना झपटी और उसे फटते हुए भी देखा, कागजों को सदन में एक दूसरे पर उछालते भी देखा। लेकिन जो अब हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगे। इन आरोपों का सच मैं नहीं जानती। जो तस्वीरें सामने आई उसमें से एक लहूलुहान सांसद दिखे, अस्पताल में भर्ती एक और सांसद दिखे और फिर दोनों ओर से आरोपों की बौछार सुनाई दी। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए। हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। जब ये सब हो रहा था मैं संसद भवन में खुद मौजूद थी, लेकिन उस भीड़ में किसने किसको धक्का दिया या नहीं दिया मैं नहीं समझ पाई। मैं इन आरोपों की सच्चाई नहीं जानती और इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उस वक्त मेरे जहन में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार का एक गीत याद आ रहा। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के क्रंदन के। मैं झोपड़ियों का चारण हूं, आंसू गाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया। डॉक्टर पवार के शब्दों की तरह मेरा मन मस्तिष्क भी घायल है। मैं ये सोच नहीं पा रही, या सच पूछिए तो मैं ये सोचना भी नहीं चाहती कि धक्का मार कौन था। मैं तो बस
इस सियासत के पार की सियासत देख लेना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी ने धक्का मारा तो भी, और अगर किसी ने धक्का मारने के झूठे आरोप लगाए तो भी, आज मेरे देश का लोकतंत्र घायल नहीं हो गया होगा। क्या आज देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी शख्सियतें या संविधान के रचयिता बाबा साहेब ये सब देखते तो शर्मिंदा नहीं होते? तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और इस सियासत की परतें पूरी तरीके से खोलेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और आपके साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज राजनीति को बाबा साहिब अंबेडकर के सिखाए पढ़ाए सबक याद भी हैं? अंबेडकर का नाम अब सिर्फ वोट बैंक की दुकान पर सजा लिया जाता है। आज करीब करीब हर राजनीतिक दल बाबा साहेब को पूछता है, वो भी जो बाबा साहेब का नाम लेकर ही सियासत में जन्मे हैं, वो भी जिन्हें बाबा साहेब के रहते उनकी याद नहीं आई, और वो भी जो बाबा साहेब के विचारों से अतीत में इत्तेफाक ही नहीं रखते थे। आज उन्हीं बाबा साहेब का दर्शन ही सियासत का मार्गदर्शन बन रहा है, और इसीलिए इस सियासत को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि बाबा साहेब के पीछे की वोट की ताकत का सही आकलन ना कर लें। और इसके लिए हमें चलना होगा आजादी से पहले। भारत में दलित और पिछड़े वर्ग में चेतना की शुरुआत आजादी से पहले शुरू हो गई और इसको मजबूत आधार मिला 1882 में, जब हंटर आयोग का गठन हुआ। उस वक्त मशहूर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, साथ ही अंग्रेज सरकार की नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण की मांग की थी। फिर 1908 में अंग्रेजों ने पहली बार आरक्षण लागू करते हुए प्रशासन में हिस्सेदारी निभाने वाली जातियों और समुदायों की हिस्सेदारी तय की। और फिर 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार नाम के तहत आरक्षण नीति की स्थापना की, और भारत की आजादी के समय तक आते आते ये कल्पना एक मजबूत आकार ले चुकी थी। इसके नतीजे ये हुए कि संविधान निर्माताओं के लिए भी आरक्षण को दरकिनार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। दरअसल आरक्षण दलित या पिछड़े वर्ग के लिए कोई बैसाखी नहीं, बल्कि एक सहारा है जो न सिर्फ उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है, बल्कि वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों को तोड़ने के लिए भी काफी अहम। आजादी से पहले ही नया सवेरा देखने को बेताब हिंदुस्तान के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों की इस मांग को मुखर आवाज दी, और ये बाबा साहेब अंबेडकर की सोच और उनके संघर्ष ही था जिसने आजाद हिंदुस्तान में भेदभाव वाले समाज को चुनौती दी, और अपने हर संघर्ष के साथ वो दलित और पिछड़ा समुदाय के नायक बन गए। बाबा साहेब ने दलित समुदाय के लिए संविधान में सिर्फ आरक्षण की गारंटी ही नहीं, बल्कि देश में पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए चुनाव में सीटें भी रिजर्व करवाई। जाहिर है बाबा साहेब दलित और पिछड़े समाज के लोगों के बीच ईश्वर के समान, लेकिन सियासत को बाबा साहेब के व्यक्तित्व का ये चमत्कार शायद थोड़ी देर से समझ आया। मेरे कहने के पीछे भी एक तर्क है। बाबा साहेब की शख्सियत ना तो आजादी से पहले किसी पहचान की मोहताज थी, और ना ही आजादी के वक्त, और ना तो आजादी के बाद। बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री रहे, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और इसकी वजह थी हिंदू कोड बिल। वैसे तो बाबा साहेब यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता के भी प्रबल समर्थक रहे थे, लेकिन उसे ये कहते हुए उस वक्त खारिज कर दिया गया कि मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार नहीं। ऐसे में बाबा साहेब ने समाज में महिलाओं को भी पुरुष के समान बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए एक बिल पारित कराने का प्रस्ताव रखा, जिसमें
पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बेटों के समान ही अधिकार होने का प्रस्ताव दिया गया था। इस बिल को हिंदू कोड बिल कहते हैं। इस बिल में विवाह में जाति के महत्व को खत्म करना, तलाक के नियम और गोद लेने के नियमों को पारित कराने पर भी चर्चा की गई, लेकिन उनके इस बिल को कैबिनेट में पास होने की मंजूरी नहीं दी गई और इस बिल के पास न होने की वजह से ही 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और दोबारा कभी भी सरकार का हिस्सा नहीं बन सके, क्योंकि अगले साल यानी 1952 में हुए आम चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने तब के बंबई लोकसभा सीट पर अंबेडकर के सामने उनके पीए नारायण एस काजोलकर को खड़ा कर दिया, वो भी बैकवर्ड क्लास के थे। चुनाव में नारायण काजोलकर 15,000 वोट से जीत गए और फिर 1954 में बंडारा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अंबेडकर को हराकर उनका सपना तोड़ दिया। इस बार वो महज 8,000 वोटों से हारे थे। वैसे देखा जाए तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी थी और चुनावी राजनीति का तकाजा भी, क्योंकि अंबेडकर तब सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे और कांग्रेस ने चुनावी रण में अपना कैंडिडेट उतारा। पर सवाल यह है कि बाबा साहेब जैसी शख्सियत क्या किसी चुनाव की मोहताज थी? क्या उन्हें निर्विरोध निर्वाचित नहीं करवाया जा सकता था? खैर, ये सब लंबे बहस का विषय है जिसमें मैं आज उलझना नहीं चाहती, लेकिन बाबा साहेब ने दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए जो किया उसका असल ताकत की धमक का एहसास राजनीति को 70 के दशक में होना शुरू हो चुका, जब देश में दलित और पिछड़े समाज के कई नेता राजनीति के नए नायक बन के उभर रहे। लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, काशीराम, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि और बाद के दिनों में लालू यादव जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। हालांकि ये लिस्ट बेहद लंबी है और आजादी से पहले से ही ये आंदोलन मुखर और प्रखर हो चुका था। दक्षिण भारत में पेरियार, अन्नादुराई और करुणानिधि जैसे दिग्गज पहले से ही इस चेतना को आवाज देने लगे थे, लेकिन देश भर में ये धमक और इसकी असल ताकत कांग्रेस के कमजोर होने के बाद समझ आई, क्योंकि तब तक वोटर भी धीरे धीरे कांग्रेस के जादू से बाहर निकलने लगे थे और अपने लिए नए नायक चुनने में तैयारी में जुट गए थे। और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद 90 के दशक में दलित और पिछड़े समाज के वोटर भी लामबंद होने लगे थे और आज इन वोटर्स की जरूरत सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। बिना इनके समर्थन के किसी भी पार्टी का सरकार बनाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, वो कहते हैं कि नामुमकिन है। और शायद इसीलिए सभी पार्टियों में खुद को दलित और पिछड़ा समाज का हितैषी और अंबेडकर के विचारों का समर्थक बताना जरूरी हो गया। अगर चुनावी राजनीति की बातें करें, इसकी चर्चा करें, तो देश भर में करीब 20 करोड़ 13 लाख 78,000 दलित हैं, जो देश की आबादी का 16.63 लगभग 16.5% के आसपास में बात कर रही हूं, जबकि ओबीसी समाज के लोग करीब 52% माने जाते हैं। इन दोनों समाज के लोगों के लिए बाबा साहेब पूजनीय है और इसीलिए इन्हें नाराज करने का जोखिम कोई उठाना नहीं चाहता। अब संसद में संविधान के नाम पर शुरू हुआ संग्राम जो इस सत्र में हुआ, सत्र खत्म होने के बाद सड़कों पर पहुंचेगा, ये बात तय है और इसकी तैयारी सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं पूरी तरीके से। क्यों? आने वाले दिनों में 2 राज्यों के चुनाव होंगे, एक दिल्ली में और फिर बिहार। और बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें या दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही जगह दलित और पिछड़े वोटर निर्णायक भूमिका में। सबसे पहले
दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का चुनाव नजदीक है, तो दिल्ली जहां विधानसभा चुनाव की दस्तक सुनाई दे चुकी है, चुनावी रण में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अलग अलग मोर्चे पर काम कर रहे हैं, मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव के 31 सालों का इतिहास तो यही कहता है कि जिसके संग दलित वोटर, दिल्ली उसी की। दलित वोटर की महिमा ऐसी है कि अमित शाह के बयान पर कांग्रेस वाले तो सदन में संग्राम कर रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर लपकने की कोशिश की। और आप देखें कि एक तरफ तो कांग्रेस, बीजेपी सदन और सदन के बाहर लगातार विरोधाभास या संग्राम, प्रोटेस्ट चल रहा था, वहीं अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया और जमीन पर लगातार या तो ट्वीट कर रहे थे, या मंदिर जा रहे थे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और यहां तक कि ट्वीट करके इस तरह लिख रहे थे कि कांग्रेस, बीजेपी दोनों को टारगेट किया जा सके, जिसका लपोलुबाब यही था कि कांग्रेस ने भी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया और अब भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही। तो आप देखें कि दिल्ली चुनाव में किस तरीके से इस एक बयान से राजनीति किस ओर जाती नजर आ रही। बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो दिल्ली के कोने कोने और घर घर में इस बात को लेकर जाए। ये गुस्सा यूं ही नहीं है, इसके पीछे है सियासी गणित। दरअसल दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं, जहां दलित वोटर हार और जीत तय करता है। वैसे तो 70 की 70 सीटों पर 8% से लेकर 32% तक वैरी करते हैं एससी वोटर, लेकिन पर्टिकुलरली ये 12 आरक्षित सीटें जहां पर हार और जीत तय की जाती है एससी वोटर्स। और ये सीटें हैं बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, कोंडली, इसके अलावा सीमापुरी, गोकुलपुरी, करोल बाग और त्रिलोकपुर। ये वो एससी रिजर्व सीटें हैं। पिछले 2 चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी खराब सड़कें और गंदे पानी का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने में जुटी है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 6 महीने से चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो असल वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का, वो झुग्गी झोपड़ी, इसलिए अपनी पूरी टीम को 6 महीने से झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ खाना, पीना, उठना, यहां तक कि कार्यकर्ता उनके घर जाके सो भी रहे, वहां पर उनके साथ जीवन बिताने की कोशिश, आम आदमी बनने की कोशिश है। तो यही वजह है कि पूरी चुनावी रणनीति। और इसी बीच जब बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा गरमाया गया, तो अरविंद केजरीवाल ने लगे हाथ मौका ढूंढ। दिल्ली का राजनीतिक इतिहास ये बताता है कि दलित वोटर ने जिससे मुंह फेरा, उसे यहां सियासी वनवास झेलना पड़ा है। बीजेपी के लिए यह वनवास 1998 से ही जारी है। जाहिर है दिल्ली में अगर अंगड़ाई है तो बिहार में दलित वोटरों के लिए असल लड़ाई है। बिहार में 17% दलित वोटर हैं, तो वहीं जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27.13%, जबकि अति पिछड़े की अगर बात करें जो कि ईबीसी है, वो 36.01%। अब ऐसे में बिहार में करीब 80% वोटर जो है वो बाबा साहेब के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे तो बिहार में दलित वोटरों के कई चैंपियन हैं, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं। ईबीसी वोट बैंक के नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है, लेकिन गणित गड़बड़ाया तो बिहार में खेल होते देर नहीं लगी। वैसे भी लालू के लाल यानी कि तेजस्वी बाबू इस बार महिला वोटर के साथ साथ ओबीसी और दलित वोटरों पर नजर गड़ाए हुए। तो वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर भी यूपी से निकलकर बिहार तक पांव पसारने की तैयारी में है, और बीएसपी ने भी वहां अपने लिए उम्मीदें बांध रखी है। बीएसपी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बिहार में सियासत की धारा मोड़ने में लगी हुई है लंबे समय से। तो ये सारा खेल दरअसल चुनावी गणित का है, जहां बाबा साहेब भगवान है और उनके भक्तों की बड़ी तादाद है। अब अगर भगवान को कोई कुछ कहेगा तो भक्तों का नाराज होना लाजमी है, और इन भक्तों के पास तो
सत्ता की चाबी भी है, इसीलिए लड़ाई भी सीधी है। पर सवाल यह है कि क्या बाबा साहेब भी सियासत के लिए सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है, या फिर सियासत को भी बाबा साहेब के विचार याद है, जो समता मूलक समाज की स्थापना का सपना देखते हैं और इसमें वैमनस्य या भेदभाव किसी के लिए नहीं।